Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट 2024 के लिए हम क्लासेस कर रहे हैं। इसमें हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट है उसको करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको यह जो प्रैक्टिस सेट है यह मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हैं, तो आप इनको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का यह पेपर है। मैंने कई क्लासेज इसकी करा दी हैं और आपको जो ऑनलाइन परीक्षा में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। और यूपी टेट के भी मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा दिए हैं, तो आप इनको भी चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट में जाकर। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आता है। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका। आपको बताना है कि कन्नौज एक जिला है। कन्नौज क्या है? एक जिला है जो समस्त भारत में इत्र के लिए प्रसिद्ध है। कन्नौज एक जिला है जो पूरे भारत में वह किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। तो यह जिला किस राज्य का भाग है? यह बताना है आपको। कन्नौज जिला है वह कौन से राज्य का भाग हो जाता है जो किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए। तो यह आपका हरियाणा का होता है, उत्तराखंड का होता है, बिहार का होता है या फिर आपका उत्तर प्रदेश का होता है। कन्नौज एक जिला है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। तो यह जिला है किस राज्य का भाग हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। यह उत्तर प्रदेश का भाग हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य का आपका भाग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है। आपको बताना है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं? रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, यह बात बतानी है। तो यह आपके अफगानिस्तान और इंग्लैंड में, उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश में, बर्लिन और राजस्थान में या फिर अबू धाबी और अफगानिस्तान में। तो रेत के टीले कहाँ पर पाए जाते हैं, यह बात आपको बतानी है। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो रेत के टीले हैं आपके यह अबू धाबी में और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। रेत के टीले अबू धाबी और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। आपको बताना है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रोबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो यह बात बतानी है। तो वह क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर में या फिर लेह लद्दाख में, जिनको हम क्या बोलते हैं? रोबो बोलते हैं। कैसे होते हैं? तिकोना टेंट के होते हैं। इनको हम रेबो बोलते हैं। और जानवरों के लिए स्थान को हम क्या बोलते हैं? लेखा बोलते हैं। यह बात बतानी है कहाँ पे यह बात बोली जाती है। तो इसका सही आंसर है लेह लद्दाख। क्या हो जाता है? ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। लेह लद्दाख में हम यह लोगों के रहने के लिए टेंट को हम रेबो बोलते हैं और जानवरों के रहने वाले टेंट को हम लेखा कहते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे? लेह लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ जाता है। आपको बताना है कि मिश्रित लर्निंग मोड ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। मिश्रित लर्निंग मोड में ईवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। ऑप्शन बनाता है कि विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं। विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन 2 आता है कि शिक्षक एवं साथियों से आमने सामने बातचीत करने को मिलता है। ऑप्शन 3 आता है कि विद्यार्थी को कक्षा के दौरान चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 4 आता है कि विद्यार्थी अपने ऑफलाइन पढ़ाई से सीखी हुई बातें घर समुदाय में पूरक गतिविधि से पूरा कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना है आपको। तो कौन सा आंसर आपका यहाँ पे सही
हो जाता है। तो यहाँ पे आपको चार यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि ABC सही है, या ACD सही है, या ABD सही है, या फिर ABCD चारों आपके सही हैं। तो मिश्रित लर्निंग मोड की बात कर रहे हैं, EVS पढ़ाने के क्या फ़ायदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थी कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं, तो बिल्कुल बात सही है। यह आपका कैसा है, लर्निंग मोड है। तो यहाँ पे कहीं से भी बच्चे कक्षा में शामिल हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि शिक्षक और साथी आमने सामने बातचीत करने का इनको मौका मिलता है, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन यहाँ पे थर्ड आता है कि चौकन्ना रहने की आवश्यकता नहीं है, तो यह बात गलत हो जाती है। विद्यार्थी अपने ऑफलाइन पढ़ाई से सीखी हुई बातें समुदाय में पूरक गतिविधियां से पूरा कर सकते हैं, तो यह बात सही है। तो यहाँ पे आपका A, B और D यहाँ पे सही आंसर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। A, B, D आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से EVS पढ़ाने के समकालिक सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हैं। तो आपको बताना है कि यह जो EVS है आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, तो इसकी विशेषताएं बतानी है आपको। ऑप्शन 1 आता है कि विद्यार्थी किसी भी समय में कक्षा में शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन 2 आता है कि शिक्षक और विद्यार्थी वास्तव में बातचीत करने में क्या है, सक्षम हैं। ऑप्शन 3 आता है कि जब भी वे शामिल होते हैं विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास का पाठ्य वस्तु मिल जाता है। ऑप्शन 4 आता है कि शिक्षक किसी भी पाठ्य सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं जिसकी विद्यार्थी किसी भी समय प्रयोग कर सकता है। तो यह बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताना है। क्या आंसर हो जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से EVS पढ़ाने का समकालिक सिंक्रोनस शिक्षण की विशेषताएं हो जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है कि शिक्षक और विद्यार्थी वास्तविक समय में क्या करते हैं, बातचीत करने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यचर्या की प्रकृति है। प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यचर्या की प्रकृति है तो समावेशी, प्रासंगिक और थीम पर आधारित। ऑप्शन 2 आता है कि एकीकृत और अनुभवात्मक। ऑप्शन 3 आता है कि प्रासंगिक, अनुशासनात्मक, पर्यावरणीय दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। ऑप्शन 4 आता है कि एकल विषय, वैश्विक से लेकर स्थानीय, समावेशी। तो यहाँ पे बताना है कि प्राथमिक स्तर पर EVS के पाठ्यचर्या की प्रकृति के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर होता है आपका समावेशी, प्रासंगिक, थीम पर आधारित। यह आपका EVS की प्रकृति हो जाती है। किस पर आधारित, इंक्लूसिव और कॉन्टेक्चुअल और थीमेटिक। यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है। आपको बताना है कि एक EVS शिक्षिका एक चर्चा के दौरान, EVS शिक्षिका है, चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी खरीद कर घर बनाते हैं। तो इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल है। ऑप्शन 1 आता है आपका कि अवलोकन और रिकॉर्डिंग है, एनालिसिस है। ऑप्शन 3 आता है प्रयोग है, या फिर तुलना करना और विश्लेषण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है कि EVS की शिक्षिका है, चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांवों के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपना घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी
टाइल्स को खरीद करके घर बनाते हैं। तो इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने का प्रतिफल क्या हो जाता है, तो इसका आंसर बताना है। तो यह क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। यह तुलना करना और क्या करना है, इसका विश्लेषण करना है कि राजस्थान के गांव के लोग हैं वह अपना घर किससे बनाते हैं, वहाँ पे उपलब्ध सामग्री होती है, यानी कि मिट्टी के घर होते हैं राजस्थान में। और मुंबई जैसे शहरों में घरों में लोग ईंटें लगाते हैं, कांच के बनाते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं, टाइल्स लगाते हैं। तो यह चीज़ें क्या कहलाती हैं, तुलना करना और विश्लेषण करना कहलाती हैं। और अवलोकन करना और रिकॉर्डिंग बिल्कुल बात गलत है। विश्लेषण तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाता है और प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कि तुलना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है, आपको बताना है कि ईबीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियां और व्यवहारों का पता लगाएं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो ऑप्शन बनाता है कि जल से संबंधित वृत्त चित्र और फिल्में होती हैं। एक नाले यानी कि पानी की निकासी का भ्रमण करना होता है। ऑप्शन 3 आता है कि पड़ोस में परिवारों के साथ बातचीत होती है, या फिर प्रतिदिन एक परिवार के द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का अनुमान होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है कि एक ईबीएस शिक्षिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों और व्यवहारों का पता लगाएं। तो निम्न में से कौन सी रणनीति इन उद्देश्यों के लिए सबसे उपयुक्त हो जाती है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है कि प्रतिदिन एक परिवार के द्वारा उपयोग किए गए पानी की मात्रा का क्या लगाना, अनुमान लगाना। यही आपका सही आंसर हो जाता है कि विद्यार्थी पानी की बर्बादी करने से लोगों की दैनिक गतिविधियों व्यवहारों का पता लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे कि एक परिवार के द्वारा यानी कि प्रतिदिन एक परिवार के द्वारा उपयोग किया गया जो पानी की मात्रा है, उपयोग में की जाने वाली पानी की मात्रा है, उसका क्या लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण का विभिन्न घटक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का विभिन्न घटक है, तो पाठ्य पुस्तकें हो जाती हैं, बच्चों का वातावरण हो जाता है, भाषाई दक्षता हो जाती है, या रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह हो जाता है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक है। तो अभिन्न घटक क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपको बताना है। तो क्या हो जाता है पर्यावरण में, तो बच्चों का क्या होता है, इन्वायरमेंट हो जाता है, बच्चों का वातावरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इतना आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का अभिन्न घटक हो जाता है, तो बच्चों का वातावरण हो जाता है। पाठ्य पुस्तकें गलत होती हैं, भाषाई दक्षता, रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह, यह गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, आपको बताना है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। तो कक्षा 5 के विद्यार्थियों को जेंडर यानी कि रूढ़िवादिता पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा, तो ऑप्शन 1 आता है कि सदस्यों के बीच कार्य आवंटन का पता लगाने के लिए घरों का क्या करना, सर्वेक्षण करना। ऑप्शन 2 आता है कि अखबार से लिंग सशक्तिकरण पर कहानियाँ
ऑप्शन 3 आता है कि सफल महिलाओं की कहानियाँ। ऑप्शन 4 आता है कि महिला स्वास्थ्य पेशेवर की संख्या का पता लगाने के लिए अस्पतालों का क्या करना, भ्रमण करना। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर होता है आपका कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को लिंग यानी कि रूढ़िवादिता की बात करते हैं तो पढ़ने के लिए कौन सा संसाधन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा? तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। यह सदस्यों के बीच में क्या करना, कार्य का आवंटन करना, इसका पता लगाना और घरों का क्या करना, सर्वेक्षण करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। सशक्तिकरण बिल्कुल गलत है, महिलाओं के लिए कहानियाँ, और यह भी गलत हो जाता है, अस्पतालों में भ्रमण। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे बेस्ट आंसर है। आपको हमेशा पेडागोजी में अच्छे आंसर को ढूंढना है, बेस्ट आंसर को ढूंढना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी टेट के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करा दिए हैं, आप इनको देख लेना। 2011 से लेकर 2021 तक के आप इनको प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। और सी टेट के जो ऑनलाइन परीक्षा में आई हुए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको मैंने करा दिया है, तो आप देख सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। तो मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।